बरसात की एक शाम बरहमपुर गांव के दो लोग गोपीलाल की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो लोग काफी उदास हैं। जहां ये लोग रोज मिलकर गोपी की चाय के 2-3 कप पी जाते थे, आज किसी ने एक कप भी पूरा नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित था। इसी बीच गांव के वर्तमान हेडमास्टर दयाशंकर उपाध्याय गोपी की दुकान पर आ पहुंचे। अरे विमल, हरीराम, तुम लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे गांव में आए कई दिन हो गए, पर मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है। आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है। हमें पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ ही जाओगे। हाँ गोपी, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना, सर दर्द कर रहा है। और तुम दोनों बताओ भी, हुआ क्या है? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सबका मन बहुत भारी है। क्यों, क्या हुआ? हमारे गांव में कभी अस्पताल नहीं था। कोई बीमार होता तो 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कितनों की मौत हो गई। इसलिए हमने मिलकर अपनी बचत जोड़कर गांव में एक अस्पताल बनवा लिया, लेकिन बिस्तर खरीदने को पैसे ही नहीं बचे। हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब अस्पताल अधूरा है। ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे थे, पर वो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन इमलापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो उसके पैसों से अस्पताल के बेड आ जाएंगे। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? हाँ भाई, मेरी नौकरी में बस 1 साल बचा है। सोच रखा है बाकी की जिंदगी यहीं गांव में बिताऊंगा। जो प्यार यहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता, और ये भी बड़ा पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। गोपी, विमल और हरिराम की आंखों से आंसू आने लगे। तीनों ने हाथ जोड़कर दयाशंकर जी का धन्यवाद किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कल सुबह ही निकलेंगे। कई लोग उस जमीन को खरीदना चाहते थे। देखता हूँ इस बार बात बनती है कि नहीं। अगले दिन सुबह दयाशंकर, विमल और हरिराम तीनों इमलापुर गांव की ओर चल पड़े। वो ट्रेन में थे। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका था। हवा भी तेज चल रही थी। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, और नदी भी पार करनी होगी। स्टेशन से गांव दूर है। बात करते करते शाम हो गई। ट्रेन की रफ्तार धीमी होकर स्टेशन पर रुकी। स्टेशन सुनसान पड़ा था। तीनों ही उतरे थे। चलो देखते हैं नाव घाट तक पहुंचते हैं या नहीं। वो तीनों आगे बढ़े। पूरे स्टेशन पर वो तीनों के अलावा और कोई नहीं उतरा था। चारों ओर अंधेरा और घनी बारिश थी। वो चलते चलते एक बरगद के पेड़ पास पहुंचे। बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर बोले, आज कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, चलो पैदल ही चलते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीनों ने आपस में बात करके पैदल ही चलने का फैसला किया। कुछ देर चले ही थे कि दूर से एक वैन आने की आवाज आई। लगता है कोई वैन रिक्शा है। कच्चे रास्ते पर एक वैन आती दिखी। दयाशंकर जैसे ही चालक को देखते हैं, पहचान जाते हैं। अरे रघुवीर भैया, कितने महीनों बाद मिल रहे हो। अरे दयाशंकर, घर जा रहे हो? और ये दोनों कौन हैं? ये विमल और हरिराम हैं। हम तीनों मेरे गांव जा रहे थे। रघुवीर भैया, हमें नदी घाट तक छोड़ दोगे? इस बारिश में नाव मिलेगी नहीं। फिर भी चलो देखते हैं, बैठो। वैन अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। रघुवीर भैया, आपकी तो उम्र भी बहुत हो गई।
अब भी वैन चलाते हो? पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं। अब तो हर तकलीफ से आजाद हूँ। इसका क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो। तुम बहुत दिनों बाद आए हो, हम लोगों को भुला ही दिया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। आज तो ज़रूरी काम से आया हूँ, अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने। बेच दोगे? क्यों? दयाशंकर ने रघुवीर चाचा को सारी बात बता दी। वाह दयाशंकर, तुम सच में गांव का मान हो। बात करते करते वो नदी के किनारे पहुंच गए। नदी बहुत उफान पर थी, कोई नाविक नजर नहीं आया। जैसा सोचा था वही हुआ, एक भी मांझी नहीं है। अब क्या होगा? अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, वो सामने मेरा घर है, आज की रात वहीं गुजार लो। बारिश फिर आ रही है। हाँ, सही कहा। चलो रघुवीर भैया के घर चलें। सभी रघुवीर के घर की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही एक अजीब बदबू आई। फर्श भीगा लग रहा था। टूटी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। घर तो आधे समय बंद ही रहता है। माफ करना, कुछ खाने का इंतजाम नहीं है। कोई बात नहीं भैया, इस मौसम में रहने को जगह मिल गई, यही बहुत है। ठीक है, आप लोग सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे नहीं रघुवीर चाचा, आप भी यही हमारे साथ सो जाओ। बाहर तो बारिश है। नहीं, मैं बाहर ही सोता हूँ, उस पेड़ के नीचे। आप लोग सो जाओ। थी वो बाहर चले गए। तीनों चटाई बिछाकर लेट गए। गहरी रात। अचानक दयाशंकर की नींद खुल गई। एक अजीब आवाज, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। आवाज तेज होती गई। दयाशंकर खिड़की पास आए। रघुवीर घर से दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे थे। दयाशंकर ये देखकर चौंक गया और जल्दी से विमल और हरिराम को जगाया। विमल, हरिराम, उठो जल्दी। क्या हुआ मास्टर जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? दयाशंकर जी ने उन्हें सारी बात बताई और फिर तीनों बाहर गए। पेड़ के नीचे मिट्टी हटी हुई थी। विमल ने मिट्टी थोड़ा हटाई। एक कलश पैसों से भरा हुआ। ये किसके पैसे हैं? रघुवीर भैया भी दिख नहीं रहे। ये पैसे वापस उसी मिट्टी में दबा दो, ये किसी और की अमानत है। हाँ मास्टर जी, आप ठीक कह रहे हो, हम इसे यहीं वापस रख देते हैं। अचानक पेड़ ऊपर से हिला। एक लंबी काया, अजीब चेहरा उनके ऊपर बैठा था। डरो मत दयाशंकर, मैं रघुवीर हूँ। तीनों जम गए। मैं देखना चाहता था, क्या तुम लालची तो नहीं हो गए हो? तुम लोग सच्चे इंसान हो। मैं 1 साल पहले मर चुका। ये सब कैसे हो गया रघुवीर भैया? अपनी वैन लेकर रेलवे लाइन पार कर रहा था। एक ट्रेन, छोड़ो वो सब। मेरे बचाए पैसे मुझे मुक्त नहीं होने दे रहे थे। किसी योग्य इंसान का इंतजार था। आज तुम मिल गए। दयाशंकर की आंखों में आंसू थे। ये पैसे अस्पताल के लिए रख लो। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितना रखा है, अस्पताल पूरा हो जाएगा। रघुवीर का चेहरा धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। अब मुझे मुक्ति मिलेगी, अच्छे से रहना। तीनों कलश को देखते रह गए। बरसात की उस रात, भूतिया घर में बिताया वो समय उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गया।